मध्यकालीन विश्व, मेडाइवल वर्ल्ड। मध्यकाल की अवधारणा सर्वप्रथम यूरोप के संदर्भ में विकसित हुई, परंतु अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में भी इसका उपयोग होने लगा। यूरोप में मध्यकाल की परिकल्पना मोटे तौर पर 5वीं सदी एवं 14वीं सदी के बीच मानी गई। तो यूरोप में जो मध्यकाल है वो चला था 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तथा 15वीं सदी को आधुनिक युग के आरंभ से जोड़ा गया। तो 15वीं सदी के बाद क्या आ गया? आधुनिक युग आ गया। यूरोप में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यूरोप में जो मध्यकाल है, पहली बात तो मध्यकाल की जो अवधारणा है वो यूरोप के संदर्भ में विकसित हुई थी, परंतु अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में भी इसका उपयोग होने लगा। यूरोप में मध्यकाल की परिकल्पना मोटे तौर पर 5वीं सदी एवं 14वीं सदी के बीच मानी गई, यानी कि लगभग 1000 सालों का समय, 1 मिलेनियम माना गया कि यूरोप का है मध्यकाल। फिर 15वीं सदी को आधुनिक युग के आरंभ से जोड़ा गया। वस्तुतः मध्य युग का आरंभ पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के काल से माना जाता है। वस्तुतः मध्य युग का आरंभ पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के काल से माना जाता, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य के पतन के काल को आधुनिक युग के आगमन से जोड़ा जाता है। फिर से, वस्तुतः मध्य युग का आरंभ पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के काल से माना जाता, यानी कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है उसका जब पतन हुआ तब से शुरू हुआ मध्य युग, और पूर्वी रोमन साम्राज्य के पतन के काल को आधुनिक युग के आगमन से जोड़ा जाता है। फिर से, वस्तुतः मध्य युग का आरंभ पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के काल से माना जाता है, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य के पतन के काल को आधुनिक युग के आगमन से जोड़ा जाता है। परंपरागत धारणा के अनुकूल मध्यकाल को पतन का काल माना जाता रहा। 5वीं सदी से 9वीं सदी तक के बीच के काल को अंधकार युग की संज्ञा दी गई थी। तो 5वीं से लेकर के 14वीं सदी के काल को कहा जाता है मध्यकाल, लेकिन मध्यकाल के अंतर्गत भी 5वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी तक के काल को कहा जाता है अंधकार का युग, डार्क एज। अंधकार के युग से तात्पर्य था कि क्लासिकल साहित्य जैसे कि ग्रीक एवं रोमन साहित्य के द्वारा प्रेरित ज्ञान का ढक जाना, परंतु अब अंधकार के युग एवं पतन जैसी धारणा को चुनौती दी जा रही थी। जैसा कि हमने देखा, रोमन साम्राज्य 2 भागों में बंट चुका था, पश्चिमी एवं पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उत्तर से अर्ध बर्बर जर्मन आक्रमणकारी बसे हुए थे। उन्होंने 3री सदी के पश्चात पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य आगे 1000 वर्षों तक चलता रहा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में जो व्यवस्था कायम हुई उसे सामंतवाद के नाम से जाना गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में जो व्यवस्था कायम हुई उसे सामंतवाद के नाम से जाना गया। वस्तुतः रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो जर्मन आक्रमणकारी आए थे वे अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे। अलग अलग जनजातीय समूह अलग अलग मुखिया के अंतर्गत थे। क्षेत्र विशेष में एक मुखिया स्थापित हो गया। दूसरी तरफ कई रोमन कुलीनों ने भी जहां तहां अपनी शक्ति का आधार विकसित कर लिया। दूसरी तरफ राजनीतिक अराजकता की स्थिति को देखते हुए किसानों ने भी अपने आप को क्षेत्रीय सरदारों के अंतर्गत समर्पित कर दिया और बदले में उन्हें कर देने लगे। फिर इन क्षेत्रीय कुलीनों के बीच परस्पर संघर्ष के आधार पर इनके बीच एक पिरामिड नुमा ढांचा का बन गया था।
पिरामिड नुमा ढांचा बन गया था तथा इनके बीच संप्रभुता का विभाजन हो गया। इस व्यवस्था को सामंतवाद के नाम से जाना गया। आगे यूरोपीय मॉडल पर अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में सामंतवाद की परिकल्पना की गई, परंतु यह अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है कि गैर यूरोपीय समाज में सामंतवाद का मॉडल लागू होता है कि नहीं। सामंतवाद का राजनीतिक प्रशासनिक पहलू। सामंतवाद के अंतर्गत राजनीतिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। राजा की शक्ति में ह्रास हुआ, तो राजा की शक्ति में ह्रास हुआ। सामंतवाद का राजनीतिक प्रशासनिक पहलू क्या है? तो राजा की शक्ति में ह्रास हुआ। वह महज नाम मात्र का प्रधान रह गया था। वास्तविक शक्ति मध्यस्थ एवं बिचौलियों के पास आ गई थी। इन मध्यस्थों एवं बिचौलियों के बीच भी एक प्रकार का स्तरीकरण हो गया था। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। राजा के नीचे लॉर्ड था, लॉर्ड के नीचे बैरन। राजा के नीचे लॉर्ड था, लॉर्ड के नीचे बैरन, अब बैरन के नीचे नाइट। तो राजा, लॉर्ड, बैरन, नाइट, ये 4 पद थे हायरार्की में। तो राजा, लॉर्ड, बैरन, नाइट। ऊपर के सामंत नीचे के सामंत को जागीर देते थे तथा उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे। बदले में नीचे के सामंत ऊपर के सामंत को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। ऊपर के सामंत नीचे के सामंत को जागीर देते थे तथा उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे। बदले में नीचे के सामंत ऊपर के सामंत को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। राजा लॉर्ड पर निर्भर था, लॉर्ड बैरन पर तथा बैरन नाइट पर। लॉर्ड के पास मेनर होता था, यानी किले के अंदर जोत की बड़ी भूमि होती थी, तो लॉर्ड के पास मेनर होता था। उसी प्रकार बैरन एवं नाइट को जागीर दी जाती थी। राजा सेना एवं नौकरशाही के लिए लॉर्डों पर निर्भर था। सामंतवाद एक अखिल यूरोपीय संस्था थी जो संपूर्ण यूरोप में फैली हुई थी। सामंतवाद का आर्थिक पक्ष रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात नगरों को धक्का लगा, क्योंकि दूरवर्ती व्यापार का पतन हो गया। अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय हो गया। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया। जहां प्राचीन यूनान तथा रोम में कृषि अर्थव्यवस्था के संचालन में दासों की भूमिका थी, वहीं सामंतवाद के काल में उसका स्थान कृषि दास ने ले लिया। कृषि दास, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में सर्फडॉम, यूरोपीय सामंतवाद का लक्षण बन गया। किसानों को भूमि से बांध दिया गया, वे खेत खाली करके नहीं जा सकते थे। कुल मिलाकर सामंतवाद एक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक व्यवस्था थी। सामंतवाद का विघटन के बिना आगे का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं था। सामंतवाद व्यक्ति स्वतंत्रता का शत्रु था। सामंतवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु था। यह परंपरावाद, पितृसत्तावाद, अभिजात्यवाद यानी कि एलिटिज्म, सामाजिक स्तरीकरण जैसी पद्धति से ग्रस्त था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं थी। रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था 8वीं सदी तक रोमन कैथोलिक धर्म का स्वरूप भी बदल चुका था। ईसा मसीह ने एक सादा एवं आडंबर से मुक्त धार्मिक पंथ की परिकल्पना की थी। आगे सेंट पॉल एवं सेंट ऑगस्टाइन
जैसे संतों ने इसके सादे स्वरूप पर बल देते हुए यह घोषित किया कि विश्वास ही मानव मुक्ति का साधन है। विश्वास ही मानव मुक्ति का साधन है। किंतु पीटर लोम्बार्ड एवं टॉमस एक्विनाश पीटर लोम्बार्ड एवं टॉमस एक्विनाश जैसे संतों ने प्रत्येक ईसाई के लिए पुरोहित का निर्देशन एवं 7 संस्कारों का पालन आवश्यक घोषित किया। इसने ईसाई धार्मिक पंथ में आडंबर आ गया और फिर मध्यकालीन चर्च व्यवस्था का विकास हुआ। इसने सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का रूप ले लिया। इससे आशय है कि चर्च का मुख्यालय रोम में स्थापित था तथा इसकी शाखाएं संपूर्ण यूरोप में फैली हुई थीं। क्षेत्रीय चर्च लोगों से टाइथ, जो क्षेत्रीय चर्च था वो लोगों से टाइथ नामक कर वसूलता था। वह उससे अपना खर्च पूरा कर शेष रकम मुख्यालय भेज देता था। चर्च के पास कुलीनों की तरह एक बड़ी भूमि संपदा थी। सामंती विश्व दृष्टि चर्च पर भी हावी थी। जिस प्रकार छोटे सामंत लॉर्ड का अभिवादन करते थे, उसी प्रकार घुटने पर बैठकर पादरी गॉड का अभिवादन करते थे। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जीवन पर चर्च का एकाधिकार था। चर्च का विचार रूढ़िवादी तर्कशास्त्र पर आधारित था, जो यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा था कि मनन एवं चिंतन ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इस फॉर्मूले के आधार पर चर्च ज्ञान की व्याख्या करता। इस फॉर्मूले के आधार पर चर्च ज्ञान की व्याख्या करता तथा सत्य के एकाधिकार का दावा करता। रोमन कैथोलिक धार्मिक दर्शन में मानववाद एवं रोमन कैथोलिक धार्मिक दर्शन में मानववाद एवं व्यक्तिवाद के लिए जगह नहीं थी। रोमन कैथोलिक धार्मिक दर्शन में मानववाद एवं व्यक्तिवाद के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि चर्च सांसारिक सुख की जगह मोक्ष या मुक्ति पर बल देता एवं ईश्वर से पृथक व्यक्ति की पहचान नहीं थी। व्यक्ति को पापी प्राणी की तरह चित्रित किया जाता था। चर्च का अपना न्यायाधिकरण भी होता था। अब चर्च जो है न्याय का काम भी करते थे। कोई भी अगर चर्च के विरुद्ध बोलता तो उसके विरुद्ध धार्मिक आदेश यानी कि इंक्विजिशन जारी किया जाता। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था भी एक अखिल भारतीय यूरोपीय संस्था थी। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन में यह भी एक बड़ी बाधा थी, बहुत बड़ी बाधा थी। ये जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन में चर्च भी एक बड़ी बाधा थी। पवित्र रोमन साम्राज्य मध्य युग का एक महत्वपूर्ण विकास है। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना। ऊपर हमने देखा कि किस प्रकार उत्तरी अर्ध बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों के कारण पश्चिम रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था। फिर विभिन्न जर्मन जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में बस गई थीं। उन्हीं में फ्रैंको जनजाति ने गॉल क्षेत्र पर कब्जा किया। फ्रैंको जनजाति ने गॉल क्षेत्र पर कब्जा किया। इस फ्रैंको जनजाति ने इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई। इसी जनजाति के समूह से कैरोलिंजियन वंश उभर कर आया। यह काल ईसाई शक्ति एवं इस्लामी शक्ति के बीच संघर्ष का काल था।
इस काल में कैरोलिंजियन वंश के चार्ल्स मार्टिन ने टूर्स की लड़ाई में इस्लाम की शक्ति को पराजित किया। इस कारण से इस वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। चार्ल्स मार्टिन के उत्तराधिकारी पेपिन की ओर सहायता के लिए रोम का पोप भी देखता था। आगे पेपिन का उत्तराधिकारी शार्लमा एक महान शासक हुआ। शार्लमा, चार्ल्स मार्टिन और पेपिन, शार्लमा एक महान शासक हुआ। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 800 ईस्वी में रोम के पोप ने अपने हाथों में राज मुकुट लेकर उसके सिर पर रख दिया तथा उसे पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया। अतः शार्लमा का साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। पहले पवित्र रोमन साम्राज्य ने धर्म युद्ध क्रूसेड्स में भूमिका निभाई और उसके बाद वह सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के रक्षक की भूमिका निभाने लगा। जो कोई भी रोमन चर्च व्यवस्था को चुनौती देता उसे पोप के साथ साथ पवित्र रोमन साम्राज्य का कोप भाजन भी बनना पड़ता। फिर पवित्र रोमन सम्राट का पद प्रतिष्ठा बोधक हो गया। आगे दक्षिणी स्पेन से इस्लामी मूरों को खदेड़ने के कारण पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि हैप्सबर्ग वंश के शासकों को मिलने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंतवाद, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था तथा पवित्र रोमन साम्राज्य, सामंतवाद जो है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था तथा पवित्र रोमन साम्राज्य, इन तीनों का संबंध मध्य युग से था तथा इन तीनों ने परिवर्तन विरोधी कारक की भूमिका निभाई। अतः आधुनिकता के आगमन के लिए इन संस्थाओं का टूटना आवश्यक था, जिसे हम मध्यकालीन यूरोप के नाम से जानते हैं। उसके प्रमुख लक्षण थे राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, आर्थिक क्षेत्र में कृषिदासता यानी कि सर्फडॉम तथा गिल्ड प्रणाली, शिल्पी श्रेणी के रूप में संगठित होकर उत्पादन करना, इसे कहते हैं गिल्ड प्रणाली। सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा एवं रक्त संबंध का महत्व। धर्म के क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम तथा पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़िवादी तर्कशास्त्र यानी कि स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी। साहित्य के क्षेत्र में वीरगाथात्मक रचनाएं। कला के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य इत्यादि। इसकी विशेषता थी नुकीले मेहराब, कमानीदार छत तथा स्तंभ। इस शैली में प्रायः गिरजाघर का निर्माण होता था।